हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के पहले चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणा के दूसरे वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है रासायनिक वर्गीकरण, ठीक ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस, इन सारी चीज़ों को पढ़े थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। रासायनिक वर्गीकरण की बात करें बच्चों, तो रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग किसी भी द्रव्य को या किसी भी पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं और दूसरा जो होता है अशुद्ध पदार्थ, ठीक ना। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं हम लोग ना। पहला शुद्ध पदार्थ जिसको प्योर सब्सटेंस बोला जाएगा और दूसरा अशुद्ध पदार्थ जिसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और अशुद्ध पदार्थ को ही हम लोग मिश्रण या मिक्सचर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर, ठीक ना। एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला लिखा गया है शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस, ठीक ना। शुद्ध पदार्थ क्या होगा? वह पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है ना। वह पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है? समान होता है। प्रत्येक भाग का संगठन समान होगा और इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि उपस्थित नहीं होगी, है ना। इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि उपस्थित नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। एक बार फिर से देखिए, वह पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है तथा इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि उपस्थित नहीं होती है ना। किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, तो इन्हें हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और ये शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक ना। शुद्ध पदार्थों की बात करें तो पहला पदार्थ होगा तत्व, जिसको आप एलिमेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है यौगिक, जिसको आप कंपाउंड बोलते हैं, ठीक ना। तत्व और यौगिक, ठीक ना। इन्हीं दोनों को हम लोगों को डिटेल में समझना है। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देखते हैं तत्व, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तत्व या एलिमेंट। वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम लोग तत्व कहते हैं, ठीक ना। वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक ना। लिखा गया है वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है बच्चों? तत्व है। आवर्त सारणी की बात कर लें तो अभी तक हम लोगों की आवर्त सारणी में 118 तत्व प्राप्त हो चुके हैं। कितने? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। आवर्त सारणी में 118 तत्वों को जगह मिल चुकी है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों तत्वों के प्रकार, टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री में 3 प्रकार के तत्व प्राप्त होते हैं। कितने? 3 प्रकार के तत्व मिलेंगे। पहला मिलेगा आपका धातु, दूसरा मिलेगा अधातु और तीसरा मिलेगा उपधातु, ठीक ना। धातु, अधातु और उपधातु। धातु को हम लोग मेटल बोलते हैं, अधातु को नॉन मेटल बोलते हैं और उपधातु को मेटेलॉयड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटेलॉयड, ठीक ना। एक एक करके हम लोग इन सभी को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातु की, ठीक ना। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक ना। ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और उसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो ना, धन आवेश मतलब पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो, तो ऐसे तत्व को हम लोग बोलेंगे धातु। क्या बोलेंगे? धातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग धातु कहते हैं। पिछली क्लासों में हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, ठीक ना। इसमें आप सभी लोग ध्यान से देखिए। हमने बताया धातु की डिफिनीशन क्या होता है बच्चों? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ऐसे बहुत सारे धातु हैं, ठीक ना, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। तो जिस किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और तत्व के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, तो समझिए वो तत्व क्या है? धातु है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा।
वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धातु। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि, ठीक ना। या आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों अधातु, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। अधातुओं की बात करें बच्चों तो अधातु क्या करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेंगे ना, और इनके ऊपर चार्ज जो आएगा वो माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस, ठीक ना। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अधातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना रहा है उसे धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे सबसे पहला ही तत्व अगर हम लोग आवर्त सारणी की बात करें, हाइड्रोजन आपका अधातु है, ठीक ना। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक ना। ये सभी के सभी तत्व क्या हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण करेंगे तो क्यों कौन सी कैटेगरी में आएंगे बच्चों, अधातु की कैटेगरी में आएंगे, मतलब नॉन मेटल होंगे, ठीक ना। तो नॉन मेटल क्या होता है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अच्छा एक चीज और जानिए, अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात आए या इलेक्ट्रॉन त्याग करने की बात आती है तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अधिक से अधिक कोई भी तत्व 3 इलेक्ट्रॉन को, अधिक से अधिक कितना, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, और कोई अधातु अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। बात समझ में आया, कोई धातु अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है और अधातु अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न तो त्याग किए जाते हैं न तो ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों उपधातु की, मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है, वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक ना। वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उपधातु कहते हैं। मतलब जिसमें धातु का भी गुण मिले और अधातु का गुण मिले, मतलब कभी तत्व धातु की तरह व्यवहार करे और कभी अधातु की तरह व्यवहार करे, तो ऐसे तत्वों को हम लोग उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपधातु। मतलब इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो उपधातु होते हैं, मतलब धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि तत्व के 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों यौगिक। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड किसे कहते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। यौगिक की अगर हम लोग बात करें तो वे शुद्ध पदार्थ, ठीक ना, वे शुद्ध पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक संयोग द्वारा, किसके द्वारा, रासायनिक संयोग द्वारा आपस में मिलकर, ठीक ना, रासायनिक संयोग द्वारा एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यौगिक कहते हैं, ठीक है। यदि यौगिक की बात करें तो यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा हम लोग उनके अवयवी पदार्थों में या अवयवी तत्वों में हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग विभाजित कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए, वे 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक संयोग के द्वारा एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का ना, किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इन्हें यौगिक कहा जाता है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यौगिक कहते हैं, ठीक ना। सभी लोग एक बार फिर से परिभाषा देखिए। बोला जा रहा है कि वे 2 या 2 से अधिक पदार्थ, है ना, वे 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक संयोग द्वारा, हमेशा जब भी 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में जुड़ेंगे तो रासायनिक संयोग होना बहुत जरूरी है, और रासायनिक संयोग के साथ साथ इनके एक निश्चित अनुपात में मिलना भी बहुत जरूरी है, ठीक ना। नहीं तो अगर निश्चित अनुपात में नहीं मिलेंगे बच्चों तो आपके यौगिक का निर्माण नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, रासायनिक संयोग द्वारा एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का ना, किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक ना। ये जितने भी तत्व हैं, जितने भी यौगिक है, ठीक ना, ये एक रासायनिक संयोग द्वारा निश्चित अनुपात में मिलने से बने, ठीक ना, निश्चित अनुपात में मिलने से बनाए गए हैं या बने हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा उनके अवयवों में तोड़ा जा सकता है। अभी हमने आपको बताया कि यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा उनके अवयवी पदार्थों में हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अलग अलग तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर हम जल की बात करें बच्चों, तो जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, बताओ जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम लोग जल में जो अवयवी पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, विद्युत धारा प्रवाहित करके उनके अवयवी पदार्थों में हमने तोड़ दिया, मतलब हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो अवयवी पदार्थों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवों के गुण से भिन्न होते हैं। जितने भी यौगिक होंगे वो जिन पदार्थों से मिलकर बने होंगे, जिन तत्वों से मिलकर बने होंगे, यौगिक का गुण उनके अवयवी पदार्थों के गुण से क्या होगा, अलग होगा। जैसे अगर हम बात करें जल की, तो जल का गुण होगा, जल के भौतिक और रासायनिक गुण जो होंगे वो जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही जल बना है, तो जल का भौतिक और रासायनिक गुण न तो हाइड्रोजन के भौतिक रासायनिक गुण के समान होगा, न तो ऑक्सीजन के भौतिक और रासायनिक गुण के समान होगा। बात समझ में आ रहा है। जल एक नया पदार्थ है और ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन के भौतिक और रासायनिक गुण अलग होंगे, ऑक्सीजन के भौतिक और रासायनिक गुण अलग होंगे, और इन दोनों के संयोग से जो जल बना है, जल के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक ना। इन सब के गुण अलग अलग होते हैं, ठीक ना। एक चीज और अगर हम लोग आपको यहाँ पे बताएं तो जरा ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये दोनों ज्वलनशील पदार्थ हैं। कैसे हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं। लेकिन इनसे मिलकर जो आपका जल बन रहा है, ये जल जो होता है आग को बुझाने वाला होता है। कैसा होता है, आग को बुझाने वाला होता है। इसका मतलब कि जल का जो गुण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से अलग है, ठीक ना बच्चों। आगे हम लोग बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यौगिक के प्रकार, यौगिक दो प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। पहला होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग कार्बनिक यौगिक को देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, वे यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक ना। वे यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। जैसे मेथेन, एथेन, बेंजीन, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इत्यादि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित होंगे, तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। अब कार्बन हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित हैं, इनके साथ कोई दूसरे तत्व भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का एक साथ होना जरूरी है, तभी हम लोग इसको बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक, ठीक ना। अगली बात करते हैं बच्चों, अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यौगिक का मतलब वे यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित नहीं होते, मतलब ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित नहीं होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा एक चीज और जानते रहिए आप कि कार्बनिक यौगिक जो होता है ये सजीवों में पाया जाता है और अकार्बनिक यौगिक जो होता है ये निर्जीवों में पाया जाता है। निर्जीवों में अकार्बनिक यौगिक और सजीवों में कार्बनिक यौगिक। जैसे जल में देखो कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ कहीं दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो ये अकार्बनिक यौगिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल अकार्बनिक यौगिक है, अमोनिया अकार्बनिक यौगिक है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं अकार्बनिक यौगिक होगा, और जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ उपस्थित होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक जितने भी होंगे उनको कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।